संभल दंगों का सच इस पीढ़ी को भी जानना जरूरी। श्री चंद शर्मा ने कहा, दिल्ली चुनाव पर भी बेबाकी से रखी अपनी अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के मेरठ सहारनपुर मंडल के एमएलसी विधायक और दिल्ली बुराड़ी विधानसभा के चुनाव प्रभारी श्री चंद शर्मा शनिवार को पीतमपुरा स्थित वर्धमान फैशन मॉल पहुंचे। अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहां वर्धमान फैशन मॉल ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे श्री चंद शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी के संभल दंगों से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर कई अहम बातें कही। देखिए दैनिक भास्कर पर उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। नई दिल्ली से अफशा खान, मंजीत मलिक की रिपोर्ट। ऐसा है, अभी संसद सत्र जब चल रहा था तो उस दौरान 17 दिसंबर को मैंने विधान परिषद में, क्योंकि मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, तो वहीं मैंने 17 दिसंबर को नियम 115 के तहत एक सूचना लगाई है और उसमें ये मांग की कि 1978 में जो संभल में 184 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 20 से 25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। सेठ जी थे, उनकी फड़ बोलते थे उस समय दुकान को, दुकान के अंदर जो लोग जान बचाने के लिए छुपे हुए थे उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदे जला दिए गए, उनको न्याय नहीं मिला। और अब आप लोग देख रहे होंगे चीजें अब निकल के आ रही हैं, उसके जो मैंने मांग की थी उनको न्याय मिले और उनकी प्रॉपर्टियों पर जो लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए उनके कब्जों से वो मुक्त कराई जाए। उनके पूरे के पूरे मोहल्ले पर कब्जा हो गया था। कुछ दिन पहले ये आपने देखा होगा, सब मीडिया रिपोर्ट्स में सब आया है कि मंदिर पर से कब्जा निकला। मंदिर के पास जो कुआं था उसमें भगवान जी की मूर्तियों को तोड़ के डाल दिया गया था, वो निकली हैं। तो पूरे मोहल्ले में जो मकान दुकान थे लोगों के, उन पर कब्जा कर लिया गया, तो वो उनसे कब्जे से बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए मैंने मांग की थी और उसी के तहत हमारे सभापति महोदय ने वो हमारी बात विधान परिषद के सभापति उन्होंने भेजा शासन को और शासन ने, गृह मंत्रालय ने उसकी रिपोर्ट मांगी है कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। मैं ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर संभल में 1978 में हुआ क्या और किस किस के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, किसके साथ में उनको हत्याएं हुई, उनके साथ अन्याय हुआ, तो उनके साथ फिर आगे सरकारों ने क्या किया। अभी आप देख रहे होंगे कि 175 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और वो सब खत्म कर दिए गए, केवल 2 लोगों को सजा हुई। तो ऐसा कैसे हुआ? तो एक मंजर सफी नाम का व्यक्ति जो इस सब दंगे का जनक था, जिसने ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया, और ये झगड़ा तो खैर दोनों तरफ से होता है, इसमें एक तरफा हिंदू मारे गए। तो हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया, उनकी दुकानों पर मकानों पर कब्जे किए गए, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवारों के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में है जो नोएडा या दिल्ली में रहते हैं। उनके दादा दादी आदि को मारा गया था और एक बच्चा जो अभी नोएडा रहता है उसने बताया कि उसके दादा उनकी जमीन में ही कबाड़े का काम जो लोग करते थे, तो उन्होंने उस सेठ जी को उस कबाड़ के बीच में दबाकर मार डाला। तो तमाम तरह के अत्याचार जो हुए हैं वो देश के सामने आने चाहिए और उनकी पीढ़ियों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये विषय उठाया। विधायक जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। मस्जिदों को खोद कर मंदिर बनाया जा रहा है और क्योंकि देखा जाए काफी संख्या में अभी भी मंदिर हैं, मंदिरों की बहुत ज्यादा विजिट नहीं होती है, मंदिरों को बहुत ज्यादा दर्शन के लिए दर्शनार्थी इतना नहीं जाते हैं, पहला सवाल। दूसरे की बात की जाए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीति कर रही है, अगर कहा जाए तो इसको राजनीति कहा जाएगा हिंदू और मुस्लिम धर्म की, इसमें क्या लगता है अल्पसंख्यक का क्या रुझान रहने वाला है? कैसे मोदी सरकार से रुष्ट रहेगी अल्पसंख्यक की बात की जाए? विषय ये नहीं है, हिंदू या मुस्लिम का ये विषय नहीं है। विषय उनकी मानसिकता का है जिन आक्रांताओं ने यहाँ केवल शासन स्थापित करना मात्र उनका उद्देश्य नहीं रहा। जिस समय ये मुगल या आक्रांता बाहर से आए, बहुत कम संख्या में आए, यहाँ आकर यदि वो बहुसंख्यक समाज का सम्मान करते तो उनको धर्मस्थल यदि अपने बनाने भी थे तो वो बनाने के लिए अन्यत्र भी बहुत सारी जगह थी। तब तो देश की इतनी आबादी नहीं थी जितनी आज आबादी है और न सारी जगह आज घिरी हुई हैं। लेकिन जानबूझकर हिंदुओं के धर्मस्थलों को तोड़ना और उन्हीं के ऊपर अपनी विचारधारा के स्थल को बनाना, ये क्या दर्शाता था? उन्होंने यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और यहाँ के लोगों के धर्मस्थलों को तोड़ तोड़कर उन पर अपने स्थान बनाए। ये पूरी तरह से हिंदू समाज को, जो यहाँ बाहुल्य में रहता था लेकिन वो भला था, उसकी भलमनसाहत का दुरुपयोग करते हुए उनको मारा जाना, उनके धर्म परिवर्तन कराना, उनके स्थलों पर कब्जा करना, एक गहरी मानसिकता थी। आज जो भारत में हिंदू मुस्लिम है, 99.9% मुस्लिम वो हैं जो
का किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। यदि लोगों को लगता है कि इन मुद्दों से हमें लाभ होने वाला है तो वे भी उठाएं इन मुद्दों को, हम कहाँ मना कर रहे हैं। उनको किसने रोका है? देश का बहुसंख्यक समाज क्या वो वोट नहीं करता है? क्या उसकी कोई भावनाएं नहीं है, उसकी कोई महत्ता नहीं है? तो उनको किसने रोका है उनकी बात करने से? सर बात करें दिल्ली विधानसभा, उसको लेकर सर क्या कुछ कहेगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैं लगा हूं और यहाँ बुराड़ी विधानसभा मेरे हिस्से में आई है। तो यहाँ पर जिस तरह से कुशासन व्याप्त है, जिस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी करके यहाँ लोकतंत्र को कब्जा किया गया है और यहाँ केजरीवाल जी ने जो दिखाया उसके विपरीत आचरण किया, दिखाई शुचिता और किया पूरी तरह से भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार, वो सब किया है। तो वो सब चीजें जनता देख रही है और उनके शासन से लोग त्रस्त हैं। और अब पूरी तरह से लोगों ने पिछले 10 वर्ष से मोदी जी के शासन को देखा है, किस तरह से उनके व्यवहार में शुचिता है और वो किस तरह से देश को आगे ले जा रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली पर भी, दिल्ली के लोगों को भी भरोसा है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली भी तेज गति से विकास करेगी और यहाँ पर भी विकास के नए आयाम खड़े होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जनता में जबरदस्त अपील है मोदी जी की, और मोदी जी के पक्ष में आप देख ही रहे होंगे कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया था लोकसभा में मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता ने सातों की सातें सीट मोदी जी को दी है, मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यूपी, अपने ये दिल्ली को भी यहाँ की जनता मोदी जी के नेतृत्व में चलाना चाहती है। डबल इंजन की सरकार के तहत यहाँ का विकास का पहिया तेज गति से घूमेगा, ऐसा मुझे यहाँ का वातावरण दिखाई दे रहा है। बात करें सर पूर्वांचल की, तो केजरीवाल जी का कहना है कि पूर्वांचल इलेक्शन के टाइम पे ही टिकट करवा के जो यूपी बिहार से आते हैं वो उस टाइम पे ही दिल्ली में बढ़ते हैं। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहिए? ये इनका आरोप है और ये इनकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ के, आपको ध्यान है, कोरोना काल में इनने यहाँ दिल्ली से लोगों को भगाने का काम किया। जो लोग यहाँ रोजगार के लिए आए थे, जिन्होंने दिल्ली को बसाया हुआ था, करोड़ों की संख्या में लोगों को बसें लगाकर यहाँ से बाहर भेजने का काम किया था। वे सब लोग उस समय को भूले नहीं है जो व्यवहार इन्होंने उनके साथ किया था। एक तरफ यूपी के आप सरकार को देखिए कि योगी जी ने दिल्ली से, वहां से, मुंबई से, राजस्थान से जो भी लोग यूपी के आना चाहते थे उनको वाहन प्रोवाइड कराए थे। जो लोग राजस्थान जाना चाह रहे थे, दिल्ली जाना चाह रहे थे, उनको वाहन प्रोवाइड कराए थे कि वो जा सकते हैं जाना चाहे तो। सबके लिए वाहन सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। लेकिन इन्होंने यहाँ से भगाने का काम किया था। यहाँ से यूपी के लोगों को, लोग पैदल भागे थे। यूपी और बिहार के लोग बेचारे, कोई रिक्शा लेके जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। कहीं तो स्त्री जो बेचारी गर्भवती थी उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में। ऐसी पीड़ादायक स्थिति इन्होंने उनके प्रति बनाई थी और इन्हें दिख रहा है कि वे लोग अब इनसे जबरदस्त नाराज हैं, तो इसने उनके बारे में खराब बातें कहनी शुरू की हैं, जो गलत है और ये उनका अपमान है। बात करें सर दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 को लेके, जनता का कहना है कि दिल्ली में सीएम का चेहरा किसका होगा अगर बीजेपी जीत जाती है तो? देखिए, बीजेपी का जो इस समय चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सब मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ आ रहे हैं। हमारा सीएम कौन होगा ये अगला विषय है और जो भी होगा, जो भी पार्टी तय करेगी, वो चेहरा सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल सबका जो इस समय विश्वास है वो मोदी जी के साथ है। बात करें सर फ्री की राजनीति जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कल्याणकारी नीति होंगी उनके बारे में मोदी जी कह चुके हैं। जो कल्याणकारी नीति हैं वो जारी रहेंगी और उनमें भी हम अधिकांश नीतियां वो जारी करेंगे जिनको अभी तक इन्होंने रोक के रखा, केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दिया। जिस तरह के हम आयुष्मान योजना लेकर मोदी जी आए और 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज का बीमा हम लोग उसमें देते हैं, सुविधा देते हैं गरीब को, तो वो इन्होंने लागू नहीं होने दी। हमारी सरकार बनने के बाद उनसे लागू करेंगे। और मोदी जी ने भी कहा है कि 70 साल से प्लस, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के लोग हों, उन सबको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी, वो दी जाएगी। और लाडली सखी योजना करके, लाडली बहना योजना करके महिलाओं के कल्याण के लिए भी हम लोग योजना ला रहे हैं। धीरे धीरे हमारी घोषणा पत्र, वो चीजें सब आपके सामने आ जाएंगी। निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, सूर्य घर योजना के तहत हर घर पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाना, लोगों को निःशुल्क बिजली मिल सके, उस सब की सुविधा भी हमारी सरकार देने जा रही है। सर, यदि बात की जाए आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता